Okay, good afternoon, everyone, and welcome to lecture 24. Uh, Before we start this lecture, a couple of announcements. So I have posted the scores and grades of assignment 3. You can check them from Zoom, from Zambil gradebook. The assignment number 4 is also posted at LMS, and that will give you some practice on the NMR spectroscopy. Due date for that assignment is set on April 21, which will be our last class. And we can have another quiz at the same day when the due date is on April 21st. तो उसमें ये कि आप क्विज नंबर 7 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये अभी अनाउंसमेंट थी. तो आप अगर कोई क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दीज अनाउंसमेंट और विद द प्रीवियस लेक्चर. यस सर, नेक्स्ट क्लास में क्विज नहीं है फिर? नेक्स्ट क्लास में क्विज नहीं होगा. क्विज अब लास्ट आखिरी एक क्विज होगा विच विल बी ऑन लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे को होगी. ओके, और कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो? सर वो असाइनमेंट की फाइल कहाँ पे अपलोड हुई है? वो असाइनमेंट सेक्शन में नहीं है. ओके, आई मे हैव फॉरगॉटन द अटैचमेंट, लेकिन वो इस लेक्चर के बाद हम कर लेंगे. सर मेरा एक और क्वेश्चन था जी, फाइनल एग्जाम पोस्टमेंट होगा या सारा सिलेबस आएगा उसके अंदर? आप यूं ही समझ लें कि ये दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होगी. आपको कुछ चीज़ें होंगी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, एंड ऑल ऑफ दोज विल बी इन द पोस्ट मिड टर्म. जैसे मैं आईआर की थ्योरी और आईआर के इंस्ट्रूमेंटेशन ये नहीं पूछूंगा फाइनल में, but their application will be part of the question. मसलन अगर कोई स्पेक्ट्रम है किसी कंपाउंड का, तो उसमें आईआर से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. सो इट इज़ पॉसिबल कि आईआर स्पेक्ट्रम विल बी गिवन, लेकिन उसमें थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट हम कवर नहीं करेंगे. सो थ्योरी और इंस्ट्रूमेंट will be covered only for mass spectrometry and NMR. ठीक है? Right, sir. Thank you. Okay. और कोई question? All right, so let's start. Okay, so last time we covered two very important parameters of proton spectrum, which were chemical shift and integration. Chemical shift जो है that give you that tell us about the position of peak. Integration tell us the area under that peak, which we correlate with the number of hydrogens which are chemically equivalent. Okay, and today we will learn something which is called spin-spin splitting, and that tell us another very important clue about the structure of a molecule. So in high resolution NMR, which means the conventional NMR, the signal of a proton can be splitted into multiplet, provided there are some proton in the neighborhood. ओके, सो अगर यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है एंड वी आर मेजरिंग द केमिकल शिफ्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन. सो इसका जहाँ पे भी सिग्नल आएगा,
So that will be depending upon the chemical shift कि ये किस जगह पे अपीयर होता है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है तो वो डिपेंड करता है ऑन द केमिस्ट्री और द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन। फिर इसका जो एरिया है कि हाउ बिग हाउ टॉल इज दिस पीक और हाउ स्मॉल इज दिस पीक, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन कि इस तरह के कितने हाइड्रोजन हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड दिस पीक। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट अगर यहाँ पे नेबरहुड में एक और हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ओके, अब दिस हाइड्रोजन इज आल्सो ए मैग्नेट, ओके, सो दिस इज आल्सो ए टाइनी मैग्नेट। और ये टाइनी मैग्नेट भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट ओरिएंटेशन रख सकता है, ठीक है। उस वजह से इसका जो सिग्नल है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट है या इसकी जो पीक है इस हाइड्रोजन की, दैट विल स्प्लिट इनटू मल्टीप्लेट, यानी इंस्टेड ऑफ सीइंग ए शार्प पीक you may see a doublet, you may see a triplet, or it can be quartet। तो एक पीक का जो स्प्लिट हो जाना है दैट is called the spin splitting। Okay, the splitting follow the n+1 rule where n is the number of chemically equivalent proton in the neighborhood। ओके, अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक है तो पीक जो है वो 1 + 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ ए सिंगल शार्प पीक वी विल सी ए डबलेट। अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन 3 है, द पीक विल कन्वर्ट इनटू 3 + 1 इनटू 4 पीक्स एंड दैट विल बी कॉल्ड एज क्वार्टेट। सो इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम एक कंसीडर करते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो 112 ट्राईक्लोरोइथेन है। इसमें ये कि एक कार्बन नंबर 1 जो है इस पे 2 क्लोरीन है, सो इट इज 1 डाइक्लोरो, और फिर कार्बन नंबर 2 पे भी एक क्लोरीन है, सो 112 ट्राईक्लोरोइथेन। अब इसमें अगर देखें वी हैव 2 केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स, यानी this hydrogen is chemically different than the hydrogens attached to CH2। okay, so ideally we should see 2 peaks, यानी एक peak because of this hydrogen and other peak because of this CH2। लेकिन in reality in actual spectrum we see actually 5 peaks। वो 5 peak इस वजह से है कि this hydrogen is split into a triplet। जो सिग्नल इस हाइड्रोजन से आएगा that will convert into a triplet peak, जबकि इस हाइड्रोजन का जो सिग्नल है that will split into a doublet। ओके, सो ये जो स्प्लिटिंग हुई है that is because of the neighborhood। okay, so these 2 hydrogen are chemically non-equivalent, so they will behave differently, and we will have the signal of this hydrogen split into a triplet क्योंकि इसके 2 नेबर हैं। so 2 + 1 अगर आप रूल लगाएंगे तो that will give us a triplet of this hydrogen। okay, so एरिया जो अब इसका जो एरिया है, जो इंटीग्रेशन है, दैट विल रिमेन इक्वल टू 1। दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ पे है इसके नेबर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सो दैट विल कन्वर्ट द पीक ऑफ दिस हाइड्रोजन एज ए डबलेट, एंड एरिया जो इस सिग्नल का होगा, क्योंकि आप इस पीक में 2 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका एरिया डबलेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम आएगा। वी विल हैव ए सिग्नल ऑफ दिस हाइड्रोजन विच इज सिंगल, और ये 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो 2 क्लोरीन के साथ अटैच होने की वजह से
इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 6 तक अप्रोच कर गई है। वाई एट 6? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस पे लगे हुए हैं, तो दे विल रिमूव मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, और इसकी केमिकल शिफ्ट जो है वो लार्ज नंबर पे मूव कर जाएगी। अब इसके नीचे अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो इसका इंटीग्रल या इसका जो एरिया, टोटल एरिया अंडर दीज पीक इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी सिग्नल यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इज ड्यू टू 2 हाइड्रोजन्स, और इन 2 हाइड्रोजन के चूँकि नेबर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सो दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू ए डबलेट, और इसका जो टोटल एरिया है इस पीक का, दैट इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम अगर स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो स्पेक्ट्रम में अगर हम कोई भी पीक इस तरीके से देखते हैं और ये बताती है कि इसका इंटीग्रल 2 है, तो हम क्या करेंगे कि एक कार्बन के ऊपर हम इंटीग्रेशन को देखते हुए 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब ये जो सिग्नल है दैट इज डबलेट। तो डबलेट का सिग्नल इंडिकेट करता है कितने नेबर होने चाहिए। जो डबलेट है, नेबर शुड बी 1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आप कोई नेबर रखते हैं इस हाइड्रोजन के नेबर में, दैट शुड बी 1 हाइड्रोजन। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा सिग्नल है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन 1 है, तो आप एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करें, और इसके बाद इसको देखें कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है। मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो 3 का मतलब यह है इट शुड कंटेन 2 नेबर्स अराउंड इट। तो अब ये इस सिग्नल से हमें ये एक फ्रैगमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बना है, दूसरी पीक से ये फ्रैगमेंट ऑफ स्ट्रक्चर बना है। तो अब जब इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन पे रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज आवर स्ट्रक्चर, जो इस वक्त आपको आइडेंटिकल नज़र आ रहा है। तो अब इस फार्मूले में अगर आपको बताता है कि देयर आर 3 क्लोरीन एज वेल, 3 क्लोरीन, तो आप इसमें देखते हैं कि यहाँ पे 2 वैलेंसीज हैं, तो उसमें 2 क्लोरीन आ जाएंगी, और यहाँ एक वैलेंसी है तो यहाँ पे 1 क्लोरीन आ जाएगी। तो आप पूरा स्ट्रक्चर भी दोबारा बिल्ड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। सो हमने यहाँ पे क्या लर्न किया कि मॉलिक्यूल को देखते हुए स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट करना चाहिए हमें, और स्पेक्ट्रम को देख के हमें मॉलिक्यूल को एलुसिडेट कर लेना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन इसमें, ओके लेट्स मूव ऑन। सो एग्जाम्पल 2, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथाइल आयोडाइड CH3CH2C। व्हाट पैटर्न ऑफ पीक यू वुड एक्सपेक्ट? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी पीक हमें नज़र आनी चाहिए। लेट मी आस्क वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आरिफ, आप बताएं कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं और नंबर ऑफ पी कितनी होनी चाहिए? सर इसमें होगा 5 होंगे। इसमें 5 क्या 5 पीक होंगी? 5 पिंक होंगे सर, नॉन इक्विवेलेंट। कैसे 5 होंगी? सर मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको मैं देख रहा था आज। आपको कंफ्यूजन है तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। अच्छा सर मैं सोच रहा हसान, था कि लेक्चर के एंड में पूछ लूं। अच्छा हसान, आप मुझे बताइए कि कितनी पीक होंगी। आपने मल्टीप्लिटी स्पिन स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पीक कितनी होनी चाहिए। हसान यस सर। जी बताएं, कितनी पीक होनी चाहिए? सर 2 पीक्स होंगी। 2 पीक किस वजह से होंगी? किस किस को आप कह रहे हैं? सर एक मिथाइल पे जो प्रोटॉन्स हैं वो एक टाइप के होंगे, और जो सेंट्रल उसके ऊपर प्रोटॉन्स है जिसके साथ आयोडाइड अटैच्ड है हाँ, वो एक टाइप के प्रोटॉन्स होंगे। ओके, सो 2 टाइप के प्रोटॉन है, तो आप कहते हैं कि अब इसके जो 3 हाइड्रोजन हैं ये सारे एक हैं, दे आर केमिकली इक्विवेलेंट।
ठीक है, वाई दे आर केमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि ये एक तरह की केमिकल इन्वायरमेंट में है और ये CH2 भी केमिकली इक्विवेलेंट हैं आपस में। लेकिन CH3 के प्रोटॉन CH2 के प्रोटॉन से डिफरेंट है, क्योंकि एक साइड पे जो हाइड्रोजन है दे आर क्लोजर टू आयोडीन। आयोडीन जो आप इसको अगर रेफरेंस मान लें तो इस रेफरेंस के पॉइंट से CH2 जो है दे आर क्लोजर टू आयोडीन देन CH3। तो हम कह सकते हैं कि हमें आइडियली दो पीक देखनी चाहिए। CH3 का जो है CH3 will give one peak, यानी इसकी अपनी एक पीक होगी, और CH2 जो है will give another peak। तो ये हमारे पास दो पीक होगी। अच्छा चले, ये तो आगे के दो केमिकल शिफ्ट आएंगी। एक केमिकल शिफ्ट हमें CH3 की चाहिए, एक केमिकल शिफ्ट हमें CH2 की चाहिए। अच्छा राबिया, आप बताइए कि इसमें जो केमिकल शिफ्ट अगर हम इसमें ड्रा करें लाइन, यहाँ पे 0 है, मैं ये कह देता हूँ कि एक केमिकल शिफ्ट, लेट से इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दो पोजीशन, क्योंकि ये आप केमिकली डिफरेंट हैं तो दे विल हैव ए डिफरेंट केमिकल शिफ्ट, तो यहाँ मैंने उसका एक टेंटेटिव मार्क कर दिए। जी सर। सर जी A जो है वो 0 के करीब होगा एंड ओके, B विल बी क्लोजर, और वो दूसरी साइड होगा। आप सर सर दिस इज बिकॉज वो टर्शरी कार्बन है CH3। CH3 प्राइमरी नो 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 सॉरी, प्राइमरी कार्बन है, सॉरी, और वो सेकेंडरी कार्बन है CH2। ओके चलें, ये तो सेकेंडरी कार्बन, लेकिन इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है ना, सर आयोडीन के से दूर है जो आपका कार्बन है, दूसरे वाला नहीं, जो iodine प्राइमरी वाला, and then the CH2 is closer to this. राइट। सो CH2 के साथ चूंकि आयोडीन लगी हुई है विच इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, तो इसकी केमिकल शिफ्ट हम लार्जर रखते हैं, सो दैट विल बी लिटिल बिट अवे। सो हमारे पास CH3 का सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा और CH2 का सिग्नल आपके पास यहाँ आ जाएगा। ओके अब मरियम, आप इसमें एक चीज और ऐड कर दें कि इनका एरिया क्या होगा, कौन सी पीक लंबी होगी, कौन सी पीक शॉर्टर होगी। सर CH3 वाली आपकी लॉन्गर होगी और CH2 वाली छोटी होगी। इसकी क्या रीजन है? सर CH3 वाली आपकी लंबी होगी पीक, आई थिंक बिकॉज आई थिंक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द पीक, आई थिंक। ओके गुड गुड। और CH2 और इनका इंटीग्रल की रेशो क्या होगी? सर probably 2:3। यस, इसका जो CH2 का है ये 2 के बराबर होगा और इसका 3 के बराबर, तो इनकी रेशो 2:3 की होगी। एक्सीलेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है, अगर वो कर देंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम पूरा हो जाएगा। वो मैं पूछता हूँ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आप बताइए कि चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं CH3 और CH2 ये नेबरहुड में है, तो आप इसकी जो पीक है दे विल नॉट अपीयर एज ए सिंगलेट पीक। आप बताएंगे कि CH3 की सिग्नल किस तरह का नजर आएगा? ये स्प्लिट हो जाएगा, कितनी पीक में स्प्लिट होगा? 2 पीक्स में। ये 2 में होगा। नहीं, so. आप ये कहें कि जो CH3 का सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा और CH2 का सिग्नल कितने में होगा? सर ये पहले वाला 3 में शायद हो जाएगा और दूसरे वाला 2 में होएगा, क्योंकि उसमें 3 कार्बन है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके अब ये बताएं कि ये जो CH3 है इसके नेबरहुड में कितने प्रोटॉन है, कितने हाइड्रोजन है? 3 है सर। कौन से 3 है? ओ भाई, ये तो 3 तो ये खुद हैं, इनका नेबरहुड ये है। नेबर का मतलब ये है कि नॉट देयर देमसेल्फ। 2 हाइड्रोजन। ये इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है? 2 सर। 2। तो आप फार्मूला लगाएं N+1, तो कितने में ये जो CH3 है इसको कैसे नजर आना चाहिए? 3 में सर। 2 + 1 3। वेरी गुड।
तो ये 3 में इसकी अभी आप शेप पे ना जाएं, अभी सिर्फ आप ये देखें कि ये जो सिग्नल है वो हमें सिंगल नज़र नहीं आएगा, उसकी बजाय ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन है। अब CH2 की हम बात कर लेते हैं। ये सर इसमें CH2 4 हो जाएंगे। इसके अंदर 4 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो ये आपकी स्प्लिटिंग है। तो आपका स्पेक्ट्रम जो है ना वो इस तरह नजर आएगा कि हमारे पास एक सिग्नल होगा जो स्प्लिट हो गया है ट्रिपलेट में, इसको ट्रिपलेट कहेंगे, और इसको हम क्वार्टेट कहते हैं। ओके, सो ये इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होगी। वेरी गुड। चलें जी, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको हम देखते हैं कि वेदर वी हैव फाउंड इट करेक्टली और नॉट। ओके, नाउ द 3 इक्विवेलेंट नेबर्स गिव ए क्वार्टेट, यानी इस CH2 को अगर आप देख रहे हैं तो CH2 के नेबर में हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो उसकी वजह से 3 + 1 ये क्वार्टेट के बराबर हो जाएगा। और इसका एरिया आता है बाई देम सेल्फ, और स्प्लिटिंग आती है बाई नेबर्स। ओके, इसको याद रखना है कि एरिया किससे आएगा, बाई देयर ओन टाइप, और स्प्लिटिंग किससे आएगी, बाई देयर नेबर्स। ओके, इसी तरीके से अगर आप CH3 को देख लें तो CH3 के नेबरहुड में 2 हाइड्रोजन हैं, तो दैट विल स्प्लिट इन ट्रिपलेट, and area will be 3 because they are 3. So area will come by their own hydrogens, and splitting will come from their neighbors. Okay, so that is the spectrum which it will look like. We will have a quartet and we will have a triplet. और इनका अगर आप इंटीग्रेशन देखें, इनका इंटीग्रल जो है दैट इज इक्वल टू 3। तो जब आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो आपने ये करना है कि ये अगर 3 इसका इंटीग्रेशन 3 है तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये अगर इंटीग्रेशन 2 है तो दैट मीन कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और फिर इनकी स्प्लिटिंग को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वेदर दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर और नॉट। ओके, अनदर एग्जांपल, ये ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें अगेन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। अब्दुल रहमान, आप ये बताइए कि इसमें कितने सिग्नल आपको नज़र आने चाहिए इस मॉलिक्यूल में। पहले आप देखें केमिकली इक्वल हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, और वो एक ही जगह पे आएंगे, उनकी केमिकल शिफ्ट एक ही होगी, और फिर उनका आपने एरिया बताना है कि कितना एरिया होगा। चलें, सर मेरे ख्याल से 2 पीक्स आएंगी, क्योंकि CH3 और CH3 का सेम ही सिग्नल होगा, जबकि CH का डिफरेंट CH3 होगा। और CH3 का सेम होगा। जी सर, वाई? क्योंकि सर दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द गुड, क्योंकि आप जैसे भी, क्योंकि ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, तो अगर आप टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो CH3 है यहाँ पे लगा हुआ है, अगर सपोज करें तो ये बाकी मॉलिक्यूल में इनको आइडेंटिकल इन्वायरमेंट ही मिल रही है, यानी जो इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन को मिल रही है 3 हाइड्रोजन को, एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट इन 3 हाइड्रोजन को भी मिल रही है। देयरफॉर दे आर केमिकली इक्वल। अब आप इस हाइड्रोजन को देखें तो इट इज केमिकली डिफरेंट देन दी 6 हाइड्रोजन। तो हमारे पास 2 पीक आ गई, एक पीक आ गई इस हाइड्रोजन की, और एक पीक आ गई CH3 की। चलें जी, गुड। अब आरिफ आप मुझे ये बताएं कि इनमें केमिकल जो पोजीशन है या जो केमिकल शिफ्ट है वो कैसे होगी। अगर मैं इसको A कह दूं और इसको B कह दूं तो स्पेक्ट्रम के ऊपर हमने 2 पोजीशन बना ली डेल्टा की, जो कि हमारी केमिकल शिफ्ट है। तो आपने मुझे ये बताना है कि पहले जो 0 के करीब A होगा या B होगा। आपने ये याद रखना है कि नाइट्रो ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ है, एंड केमिकली दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ओके जी सर। या सर बी पहले होगा मेरे ख्याल से। B पहले होगा। वाई B पहले होगा? क्योंकि वो उसकी शील्डिंग ज्यादा होगी सर।
मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स वो नाइट्रो ग्रुप खींच लेंगे CH3 से। कौन नाइट्रो खींच लेगा? अगर हम देखें ना, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, ये मैं CH3 की बजाय ना ऐसे इसको ऐसे ड्रा कर देता हूँ, और इसी तरीके से इसके भी हैं। अब ये बताएं, नाइट्रो से बॉन्ड अगर आप काउंट करें तो ज्यादा दूर कौन सा है और ज्यादा करीब कौन सा है? ज्यादा दूर हाइड्रोजन है सर। नहीं, हम तो बात ही सिर्फ हाइड्रोजन की कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन की। और ये जो बी हाइड्रोजन है, इसमें देखें कि जो नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, दैट नो यस डाउट सर, इन, यस सर। लेकिन ये करीब से जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा या जो दूर है? दूर और नजदीक आपने काउंट करना है बेस्ड ऑन दी बॉन्ड लाइनिंग। देखें, यानी नाइट्रो से देखें तो ये वन लाइन है, और दूसरे हाइड्रोजन पे आप सिर्फ 2 लाइन में पहुंच जाते हैं। जब सर नजदीक से, नजदीक से, है नजदीक से, कौन नजदीक से? आपकी मेरी बात मतलब समझ, नजदीक से ज्यादा। जी 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 सर। नजदीक से ज्यादा खींचेंगे। तो अब आप दोबारा पोजीशन बता सकते हैं कि पहले पोजीशन किसकी आएगी? सर एक ही। ए की? बी की सर, बी की। बी की क्यों करीब आएगी? बिकॉज अब ये देखें ना, आपने जो पहले बताया है वो ठीक बताया है, लेकिन अभी आप उसमें कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने इसको एक्सप्लेन ये करना है कि चूंकि नाइट्रो ग्रुप यस हाइड्रोजन सर। के करीब है, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन मोस्टली फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, तो दैट विल बी डी शील्डेड। और डी शील्डेड जो है ना वो इस साइड पे होते हैं, यस सर, शील्डेड साइड। और यहाँ पे शील्डेड होंगे। तो आपने पहले तो ये बता दिया था कि ये दैट विल बी मोर शील्डेड, वो आप करेक्ट थे वहाँ पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने आर्गुमेंट बिल्ड करनी है, ताकि ये ना लगे कि आपका सिर्फ तुक्का लग गया। इसमें ये ठीक है है सर। कि आपको इसके पूरा लॉजिक पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज शील्डेड। इट इज मोर शील्डेड देन HA because HA is closer to the electron with dying group. So यहाँ हमारे पास HB पहले आएगा and then it will be HA. Yes. ओके, तो हमारे पास 2 पीक आ गई। वेरी गुड। अच्छा जी, अब राबिया, आर यू स्टिल ऑनलाइन? सर राबिया ने मैसेज किया था, लिखा हुआ है चैट में कि उसका माइक खराब है। उसने आंसर भी पहले किया था, उसका माइक नहीं चल रहा। ओके, आई कुड नॉट गेट दैट मैसेज एनीवे। ठीक है, समरीन आप बता सकती हैं कि हमें केमिकल शिफ्ट तो आपने डिसाइड कर ली इसकी, अब हमने इसका एरिया बताना है कि HB का एरिया कितना होगा और HA का एरिया कितना होगा। वेरी गुड, आप इसको स्ट्रक्चर को देख के बताएं। सर बी का ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन है। कितना होगा आप क्वांटिटेटिवली बताएं। सिक्स रेशो 1। या ये देखें ना, ये हमारे पास A है और ये B है, तो A का एरिया मैं यहाँ पे क्या लिखूं? जो इंटीग्रल है A का कितना होगा? सर 1 होगा। ओके, और B का? 6। समरीन, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। 6 होगा। 6 होगा? नहीं सर, आप मैंने इतना, बोला है शायद आपको। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं यहाँ पहुँच रही है। एक तो आप शायद माइक के से दूर बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे जो है आपकी आवाज़ क्लियर नज़र सुनाई नहीं दे रही। एनीवे, सो इंटीग्रेशन इज 1 to 6। वाई? बिकॉज
B have their own type of hydrogen equal to 6 and HA is just 1. और लास्ट पार्ट इसका रह गया है वो ये हसान मुझे बता दे कि इसकी इंटीग्रेशन इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी जो HA है. Yes, How sir. that will be appearing in the spectrum. सर उसके नेबरहुड में एक टाइप के और प्रोटॉन्स हैं तो 1 + 1 2 आई गेस स्प्लिटिंग होगी. क्या होगी स्प्लिटिंग HA Two. की? सर Two. उसके विसिनिटी में एक टाइप का प्रोटॉन है ना तो 1 + 1 2 हो जाएगा. कौन सा एक टाइप का प्रोटॉन है इसका? सर CH3 और CH3 इक्विवेलेंट है ना? इक्विवेलेंट है लेकिन टोटल कितने हैं वो? 6 हैं सर. 6 हैं टोटल. दे आर 6 ऑफ देम. तो वो 6 7 हमारे नेबर हैं. 7 हो So that जाएंगे. will be 7. That will be septet. इस तरह का इसका सिग्नल आएगा और इन सब का जो एरिया है अगर आप काउंट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्रोपोर्शन वाइज क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन 1 है. अच्छा आप इसी तरह आप बता दें जो CH3 है जो आपका जो डेल्टा B है इसका सिग्नल किस तरह का होगा? इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? सर इसकी टोटल 2 पीक्स आएंगी क्योंकि CH इसके साथ लगा हुआ उसके साथ एक ही प्रोटॉन है. 1 + 1 इसके 2. नेबर में यानी ये CH3 जो है ना जो दोनों CH3 है इनके नेबर में सिर्फ एक यही हाइड्रोजन है. so that will appear as a doublet. Very good. चलें जी. So let's look how you did that. So हमारे पास इसको देखना है कि one neighbor give a doublet और इसमें जो मल्टीप्लिसिटी है जो n+1 से आप करेंगे तो वो 2 होगी और उसका एरिया 6 होगा. और जो दूसरे CH3 हैं इसके नेबर में एक ही हाइड्रोजन है और सो इसकी जो CH3 है जो आपने बॉक्स में लिया हुआ है तो इसके नेबर में 6 हाइड्रोजन है. दैट विल गिव यू ए सेप्टेट और इसका एरिया जो है वो 1 के बराबर होगा. सो दैट विल बी द स्पेक्ट्रम. अगर आप इसमें देखें इट हैज़ अ वेरी लो एरिया और इसका सिग्नल बहुत वीक है और टोटल एरिया जो है ना हर पीक पे डिवाइड हो जाता है और इसीलिए इसकी पीक बहुत ही शॉर्ट और स्मॉल होगी. और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि 6 ऑफ देम आर मेकिंग एंड स्प्लिटिंग जो है वो भी थोड़ी है तो इसलिए ये पीक थोड़ी सी लॉन्गर नज़र आ रही है. तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 6 के बराबर है, इसकी इंटीग्रेशन 1 के बराबर. ओके. नाउ द concept of how this multiplicity arise in a proton spectrum. Origin क्या है? Why do neighboring hydrogen split NMRP? ये आपने इसका concept build करना है कि ये क्यों करता है. इसमें आप ये देखें सपोज करें कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है HA है HB है एंड अज्यूम कर लें कि दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट क्योंकि अगर केमिकली इक्विवेलेंट हैं तो वो तो एक ही जगह पे आ जाएंगे और केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट स्प्लिट ईच अदर. ये मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. केमिकली इक्विवेलेंट जो एक जैसी इन्वायरमेंट में होते हैं हाइड्रोजन्स H's do not split each other. जबकि इसका रिवर्स क्या है कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट H atoms will split each other following n+1
रूल। ओके, तो ये आपने दो स्टेटमेंट अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि ये बार बार आपको प्रोटॉन एनएमआर में ये यूज़ करनी है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि HA और HB दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, देयरफॉर दे विल स्प्लिट द सिग्नल ऑफ ईच अदर। अब अगर आप न्यूक्लियस लेवल पे चले जाएं, लुक एट दिस हाइड्रोजन एज ए न्यूक्लियस, हम इसको, इस प्रोटॉन जो HA है इसको हम देख रहे हैं, लेकिन इसके नेबर में जो H है दैट इज आल्सो ए टाइनी मैग्नेट। तो इसकी दो ओरिएंटेशन हो सकती हैं। एक ओरिएंटेशन ये है कि इट इज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द HA। सेकंड ये है कि इट इज पॉइंटिंग अपोजिट या एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B0 अगर आप लगा रहे हैं तो HB जो नेबर है that can be either aligned parallel or it can be aligned anti-parallel to the applied magnetic field. Okay, therefore एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक X टाइप मॉलिक्यूल, X टाइप में यह है कि when both nuclei they are parallel to each other, और Y टाइप मॉलिक्यूल when the neighbor is aligned anti-parallel to the proton which you want to observe. Okay, अब ये जो मैग्नेट है that is supporting the magnet here. Okay, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल जो है ना यहाँ पे in the same direction है, तो ओवरऑल क्या होगा, at this point, at this hydrogen, what will happen? Magnetization will increase। जो लोकल मैग्नेटाइजेशन है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, लोकल मैग्नेटाइजेशन एट X टाइप मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। और यहाँ पे ये इसको अपोज कर रहा है, तो अपोज करने से यहाँ पे जो लोकल मैग्नेटाइजेशन है, लोकल मैग्नेटाइजेशन at Y type molecule will decrease। जब मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती है तो दैट इज लाइक ए शील्डिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक को अपोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और यहाँ पे चूंकि इसको इनहांस कर रहा है मैग्नेटाइजेशन को, दैट इज डी शील्डिंग इफेक्ट। तो आप ये देखें कि नेबर ने क्या किया है कि एक ही हाइड्रोजन को लोकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तरह के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें मैग्नेटाइजेशन इनहांस हो रही है, तो दे आर अंडर डी शील्डिंग इफेक्ट। दूसरी जो टाइप के वाई टाइप मॉलिक्यूल हैं उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिड्यूस हो रही है, तो इसलिए दे आर शोइंग ए शील्डिंग इफेक्ट। तो अब आपका जो सिग्नल जो वाई टाइप से आ रहा होगा दैट विल बी स्लाइटली क्लोजर टू जीरो, और जो एक्स टाइप से आ रहा है जो डी शील्डिंग वाला है दैट विल बी लिटिल बिट अवे फ्रॉम जीरो। तो इसलिए एक ही सिग्नल जो है वो आना तो एक ही चाहिए था, बिकॉज दे वर सेम एटम, दे वर सेम हाइड्रोजन, बट उसके नेबर में जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डिफरेंट, तो दैट हैज स्प्लिट ए सिग्नल इनटू ए डबलेट। ओके, दैट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी स्प्लिटिंग। सो जो हमारे पास प्रोटॉन ए है दैट इज अंडर ए डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ नेबर। यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज डी शील्डिंग इफेक्ट। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाई टाइप मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो हमारा HA है, जो प्रोटॉन A है, दैट इज शील्डेड बाय द प्रोटॉन B।
जो ओरिजिनल उसका केमिकल शिफ्ट थी किसी भी प्रोटॉन की, यानी इस प्रोटॉन की जो ओरिजिनल केमिकल शिफ्ट होनी चाहिए थी, दैट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड जीरो। यहाँ पे अगर आप जीरो इस साइड पे रखें तो वन पीक हैज मूव टुवर्ड जीरो, एंड दैट हैज मूव टू दैट एक्सटेंट जितना ये इसको इसको शील्ड कर रहा है। और इसी तरीके से दूसरा जो प्रोटॉन है वो हमारे डी शील्डिंग रीजन में मूव कर गया है विद द वैल्यू बाय विच इट इज डी शील्डेड। ओके, तो एक ही हाइड्रोजन जो है वो आपको दो हिस्से में तकसीम होता नजर आए। इसमें कोई क्वेश्चन? चले, ओके। अब इसके इथाइल ग्रुप की हम एग्जांपल देखते हैं। इथाइल ग्रुप में हमने देखा था कि ये CH3 इसके नेबर में 2 हैं, तो दैट शुड गिव ए ट्रिपलेट, और CH2 के नेबर में 3 हैं, तो दैट विल गिव ए क्वार्टेट। तो अब ये कैसे आता है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि CH3 और CH2 दे आर केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो दे शुड प्रोड्यूस 2 केमिकल शिफ्ट, one chemical shift for CH3 and other chemical shift for CH2. So 2 signals are actually expected, but they are vicinal. Vicinal जो टर्म है वो उसको कहते हैं जब 1 2 3 बॉन्ड अवे दो नेबर हों, तो उसको हम विसिनल कहते हैं। इसको हम आगे भी बात करेंगे जाके। तो दिस इज ए विसिनल हाइड्रोजन। Again, vicinal means the 3 bonds away from each other, so they will split each other. This will be the situation. जैसे CH2 अगर आप देख रहे हैं तो CH2 को CH3 के प्रोटॉन कैसे नजर आ रहे हैं हमारे पास? देखें कितनी सिचुएशन पॉसिबल है। ये CH2 है, इसको CH3 कैसे नजर आ रहा है? CH3 नजर आ रहा है जिसमें सारे न्यूक्लियाई दे आर अलाइंड पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये सारे अलाइंड पैरेलल होंगे तो दैट विल काज डी शील्डिंग हियर। तो सिग्नल आपका इस साइड पे मूव कर जाएगा किसी भी केमिकल शिफ्ट से। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 2 पैरेलल हैं लेकिन एक एंटी पैरेलल है, because there is a random distribution, so we can have a situation that 2 hydrogens are aligned parallel to the magnetic field, but any one of them is anti-parallel. So anti-parallel ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है that is anti-parallel, नीचे वाले 2 पैरेलल हैं, या ये मिडल वाला है that is anti-parallel, other 2 are parallel, या फिर ये जो टॉप वाले 2 हैं दे आर पैरेलल एंड लोअर वाला एंटी पैरेलल है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, जब 2 पैरेलल हैं और 2 नॉन पैरेलल। अब ये भी तो पॉसिबल है कि 2 एंटी पैरेलल हों और एक ही पैरेलल हो, तो उनके भी 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ड्रा की हुई है। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल ऑफ देम आर एंटी पैरेलल। तो हमारे पास एक इथाइल ग्रुप में जो मैथिलीन है CH2, इसको डिफरेंट सिचुएशन नजर आ रही होती है। एंड द पॉपुलेशन वाइज दीज ये जो मिडल वाले हैं दे आर 3 इन नंबर, और जो साइड वाली पॉसिबिलिटी हैं दे आर ओनली 1s। ओके, सो इसको हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट डीशील्डेड सिचुएशन। एंड देन वी हैव माइल्डली डीशील्डेड, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन की मैग्नेटाइजेशन को अपोज कर रहा है। तो ओनली वी वुड बी लेफ्ट विद द 1 एडिशनल जो है मैग्नेटाइजेशन जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। तो लिहाजा डी शील्डिंग तो इसके अंदर है, बट दिस इज माइल्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल एंड पैरेलल they will cancel the effect of each other. The net is anti-parallel जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड कर रही है। तो ये सब में शील्ड कर रही हैं, दे आर नंबर ऑफ देम, एंड देन वी विल हैव ए मोस्टली डी शील्डेड सिचुएशन।
and that give us a ratio 1 situation versus 3 situation, 3 situation and 1 situation. और इस तरीके से हमारे पास एक क्वार्टेट बनेगा जिसकी रेशो होगी 1 3 3 1. ओके, तो ये नीचे उनकी जो पॉपुलेशन कॉम्बिनेशन है कि इसमें सारे जो है वो पैरेलल हैं, इसमें 2 पैरेलल हैं, एक एंटी पैरेलल है, यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल हैं और एक पैरेलल है, और यहाँ सारे एंटी पैरेलल हैं. एंड उसके हिसाब से अगर इसके केमिकल शिफ्ट देखेंगे, दैट वाज द ओरिजिनल इन द मिडल. हियर दिस इज केमिकल शिफ्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन वी विल हैव द माइग्रेशन ऑफ पीक in both sides. Okay, and that is how CH3 will look at the methylene. Methylene में दोनों पैरेलल हो सकते हैं, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल हो सकता है, और या दोनों ही एंटी पैरेलल हो सकते हैं. तो हमारे पास जो 3 सिचुएशन बनती हैं जिनकी रेशियो होगी 1 2 and 1, and we will have a signal with 1 height, 2 height and 1 height, and that is the overall situation. Question. Okay, so आज के लेसन में हमने लर्न किया कि जो नेबर्स हैं they will split by using n+1 rule, and second हमने पढ़ा है कि what is origin, why they are splitting, and the splitting is because of these tiny magnet. ये टाइनी मैग्नेट जो है ये लोकल मैग्नेटाइजेशन को इन्हांस कर रहे हैं या उसको रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो इसको आप पास्कल ट्राइंगल से इसको याद कर सकते हैं. पास्कल ट्राइंगल जो है वो बड़ा इजी एक मैथमेटिकल मॉडल है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होगी. तो यू स्टार्ट विद ए सिंगलेट एंड देन यहाँ मैं थोड़ी सी ड्रा करता हूँ. तो डबलेट के लिए आप 1 1 इसको आप सेंटर दोनों साइड पे लगाएं तो ये आपका डबलेट होगा. और ट्रिपलेट के लिए ये आप करेंगे कि इन दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी 2, और इनके साइड पे 1 1 लगा दें. तो दैट विल बी आवर दिस पार्ट. अब इसके बाद जो क्वार्टेट है उसके लिए इन दोनों को ऐड करें तो दैट इज़ 3, इन दोनों को ऐड करें दैट इज़ 3, और उनके अराउंड में 1 1 लगा दें. इसी तरीके से 1 3 को 4 ऐड किया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1 इज 4, और इनके साइड पे 1 1 लगा दें. 1 और 4 इज 5, 6 प्लस 4 इज 10 10 एंड देन 5, और उनके साइड पे 1 1 लगा दें. इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. इनके नाम अच्छी तरह याद रखें. सिंगलेट को हम S से इंडिकेट करते हैं, डबलेट को हम D से इंडिकेट करते हैं, ट्रिपलेट को हम T से इंडिकेट करते हैं, क्वार्टेट को Q से, और क्विंटेट को हम Q से ही करते हैं. लेकिन दैट विल बी वेरी रेयर कि आपको दोनों ही एक टाइम पे जो है ना वो ड्रा करने पड़े. सेक्सटेट जो है इसको हम S से इंडिकेट कर सकते हैं. आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं सेक्स्ट. और सेप्टेट जो है इसको आप सेप्ट, और रेयरली यू विल नीड दीज एब्रीविएशन आफ्टर क्वार्टेट. और उसके बाद अगर ये 7 हैं, अगर 8 हाइड्रोजन हो तो इसको आप कह सकते हैं ऑक्टेट, और अगर 9 हाइड्रोजन है तो नोनेट, और अगर 10 है तो डिकैट. तो इस तरीके से आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. क्वेश्चन. All right. Challenge. Now the next topic is coupling constant J. कपलिंग कांस्टेंट बेसिकली ये डिस्टेंस है जो अब जो स्प्लिटिंग हुई है किसी सिग्नल की, इनमें जो 2 सक्सेसिव पीक हैं इनके जो डिस्टेंस है is called the coupling constant, and that is normally given in hertz. So coupling constant की डेफिनेशन क्या है?
It is a distance in hertz between two successive peaks in a simple multiplet. J is constant. Why it is constant? क्योंकि this is arising due to the nuclear magnet, और न्यूक्लियर मैग्नेट परमानेंट है, मैंने ये पहले दिन आपको बताया था। लेकिन जो अप्लाइड मैग्नेट है, जो हम इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेट है, दैट कैन बी वेरिएबल. सो रिगार्डलेस व्हाट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, द न्यूक्लियर मैग्नेट विल ऑलवेज बी सेम. एंड चूंकि ये स्प्लिटिंग जो है दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर मैग्नेटाइजेशन, therefore that will be a constant. इसीलिए इसको हम कहते हैं coupling constant. It measure how strong a nucleus is affected by the nucleus spin of the neighbor. ये हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं. So it is measure in hertz. अब यहाँ पे इस फिगर को गौर से देखें कि हमारे पास एक क्वार्टेट है. तो क्वार्टेट में जो ओरिजिनल केमिकल शिफ्ट है वो आपकी यहाँ पे है, विच इज सेंटर ऑफ दिस मल्टीप्लेट. तो इसमें अगर आप देखें कि पहली दो पीक के दरमियान जो डिस्टेंस है, या दूसरी और तीसरी पीक के दरमियान जो डिस्टेंस है, तीसरी और चौथी पीक के दरमियान जो डिस्टेंस है, ऑल ऑफ दीज आर सेम. दिस इज सेम, और इसको हम J से इंडिकेट करते हैं, एंड दैट इज गिवन इन हर्ट्ज. इसी तरीके से ट्रिपलेट में इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम हर्ट्ज में कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं. अच्छा, अब कपलिंग कांस्टेंट में आप कह सकते हैं कि हमें कितनी दूर तक स्प्लिटिंग ऑब्जर्व करनी चाहिए, यानी कौन से नेबर कितनी दूर तक के नेबर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं. ये मोस्टली आपने तीन चीज़ें याद रखनी है. नंबर वन इज द जेमिनल पोजीशन. जेमिनल पोजीशन ये होती है जब दो हाइड्रोजन दो बॉन्ड के डिस्टेंस पे हों. सो टू बॉन्ड डिस्टेंस, इसको हम जेमिनल कपलिंग कहते हैं. ये हमें फॉर एग्जांपल CH2 में अगर आप देखें तो अगर ये केमिकली डिफरेंट है, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो वी नो दैट दिस हाइड्रोजन इज इन द क्लोजर to the chlorine than this hydrogen. So practically they are in a different chemical environment. So chemically different proton can split each other. So they can split, और इनकी splitting को हम कहेंगे geminal splitting. Geminal splitting. और इसको दूसरा नाम इसका होता है J, और इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा 2 या यहाँ पे लिखा होता है या यहाँ इस साइड पे लिखा होता है. ये 2 का मतलब ये है कि 2 बॉन्ड्स अवे. ओके, तो एक तो आपने ये देखना है कि जो जेमिनल हाइड्रोजन है, इफ दे आर केमिकली डिफरेंट देन दे विल स्प्लिट ईच अदर, और इसको हम J2 कहते हैं, और इनकी रेंज जो है वो 10 से 20 हर्ट्ज तक हो सकती है. डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट होगी, बट दिस इज मोस्टली बिटवीन दीज टू नंबर्स. विसिनल कपलिंग, ये 3 बॉन्ड डिस्टेंस है, इसमें 1, 2 और 3 है, और टिपिकली ये जो कार्बन और कार्बन की ज्वाइनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. ओके, अगर इनमें कपलिंग कांस्टेंट 6 से 12 तक होता है, टिपिकली 7 हर्ट्ज में, तो ये आपने याद रखनी है. इसके बाद है लॉन्ग टर्म स्प्लिटिंग. लॉन्ग टर्म में J4, J5 वो कपलिंग होती है, बट दे आर टिपिकली स्मॉल, 0 to 2 हर्ट्ज तक होती है. ये आपको चंद एक एग्जांपल में इनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम you will be dealing with either geminal coupling or vicinal coupling. Question? Okay. चलें जी, अब हम इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद स्पेक्ट्रम से स्ट्रक्चर को लूसिडेट करना है. तो आज हम जिस क्लास को स्टडी करेंगे दैट इज अल्केन्स. अल्केन में आप देखेंगे कि केमिकल शिफ्ट इज लेस देन 2. अगर आपके पास प्योर अल्केन मॉलिक्यूल है,
So chemical shift is less than 2 ppm. ये हमने बताया था जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि if you have only sp3 hybridized hydrogen, they will have the chemical shift less than 2. और इसमें जो विसिनल कपलिंग है, जो 3 बॉन्ड कपलिंग है, that is typically seen जो 7 से 8 हर्ट्ज के दरमियान ऑब्जर्व करते हैं आप। तो आप जब भी कोई स्पेक्ट्रम देखें और उसमें देखें कि केमिकल शिफ्ट जो है वो 2 से आगे है ही नहीं, तो दैट मीन कि ये अल्केन है। ओके, चलें, ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमने केमिकल शिफ्ट को सरसरी तौर पे देखें तो आपके पास 2 सिग्नल हैं, एक सिग्नल ए है, एक सिग्नल बी है, और ये देखें कि 2 से ये पहले ही ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अल्केन, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका 114 दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाना है। तो आप इसका बेस फार्मूला C8H18 बनता है, और हमारे पास जो सिग्नल आ रहे हैं दे आर लेस देन 2, सो वी डोंट हैव टू ऐड एनी अदर एलिमेंट इन इट, नो हेटेरोएटम, क्योंकि केमिकल शिफ्ट जो है वो 2 से नीचे है। सो नो प्रोमिनेंट पीक आफ्टर 2 ppm, सो नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो इट इज अल्केन। यहाँ से हमारा मसला ईजी हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि NMR में 2 पीक्स हैं, A और B, सो देयर शुड हैव केमिकली डिस्टिंक्ट हाइड्रोजन जो है वो 2 होंगे आपके पास। ओके, सो पीक A जो है अराउंड 1 ppm, अगर आप देखें कि दैट इज इक्वल टू 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को देखते हुए आप क्या करें, कार्बन ड्रा करें और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो इसका मतलब ये है कि दिस सिग्नल इज ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप को अगर आप गौर से देखें इट इज़ अ ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्यों है? क्योंकि इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे जो इनको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू N1 प्लस रूल। तो अब आपने देख लिया कि 2 तरह के आपके पास हाइड्रोजन हैं, एक CH3 है और दूसरा आपके जो नेक्स्ट नेबर है इसमें CH2 ही हो सकता है। आप तीसरा अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो है वो स्प्लिटिंग डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो स्प्लिटिंग डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। CH3 आपने देख लिया बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, अगर इसके नेबर में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता तो इसका जो सिग्नल है दैट कुड हैव बीन ए डबलेट, क्योंकि एक नेबर है। अगर इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन होते जो कि आपस में आइडेंटिकल हैं तो इसकी जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट होती, और अगर इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन होते तो इसकी जो स्प्लिटिंग है वो क्वार्टेट होती। तो अब चूंकि इसकी स्प्लिटिंग ट्रिपलेट है तो वी अज्यूम दैट इट हैज ओनली 2 नेबर्स अराउंड इट। ये जो B है दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ये हमें इस वक्त एक ब्रॉड सिंगलेट की फॉर्म में नज़र आ रहा है। बेसिकली ये ऐसा है नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़े से इसके एजेस नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन इट हैज़ ए मैनी सिग्नल्स कमिंग इन ए क्लोज एरिया। तो हमारे पास ये पीक हमने बना ली है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन हियर एंड स्प्लिटिंग, उसकी बेस पे हमने CH3 CH2 का फॉर्मेट बना लिया। अब हमारे पास जो लाजमी तौर पे अगर ये HA है तो दैट शुड बी HB, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सिग्नल हो सकते हैं, राइट। तो HB अब अगर एक ही सिर्फ होता, एक ही CH2 होता तो दैट वुड हैव गिवन अस ए क्वार्टेट, लेकिन हमें यहाँ पे क्वार्टेट की बजाय एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल नज़र आ रहा है। तो दैट मीन वी हैव मैनी CH2s हियर।
तो वो सारे CH2 एक ही जगह पे करीबली जो है ना वो लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सब के सिग्नल जो है ना वो आपस में कंबाइन हो गए। तो दैट मीन के वी हैव सेवरल CH2s, जैसे ये CH3 है तो इसके अगर आप CH2s बना लें, और कितने CH2 बनाने हैं, आपके पास 8 हाइड्रोजन हैं, तो कम से कम आपको 6 CH2 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए आपने CH3 रखना है। तो दिस CH3 इज इक्वलेंट टू दिस CH3। अब बाकी सारे CH2 ऑल्दो दे आर स्लाइटली डिफरेंट, वो इस तरह के these two CH2 are identical, these two CH2s are identical, these two CH2 are identical because they are close to each other। अब इनके आपस में जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं एंड दे डू नॉट हैव much difference between their chemical shift, so they are appearing at the same level। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि टोटल हाइड्रोजन जहाँ पे आ रहे हैं आपके पास 9, क्योंकि 3 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो 9 हमारे पास फार्मूले में 18 है। तो 9 इज़ एक्चुअली ए मल्टीप्लेट ऑफ, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल गिव यू 18। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव 2 CH3, so 1 CH3 equivalent to 6 hydrogen, 3 hydrogen, and other CH2 equivalent to another 3 hydrogen, so that will make 6 proton at this peak, and then 12 protons for this peak, so that way we will have 18 hydrogen। और उसके बाद आप of course all these hydrogens are attached with carbon, so बाकी भी आप कार्बन इसकी फुल कर सकते हैं। It's a very simple example of alkane। For question, सर इसमें वो पोजीशन के हिसाब से डिस्कस नहीं करेंगे कि विसिनल होगा क्या होगा? या देखें इसकी जो स्प्लिटिंग है, ऑफ कोर्स आप इसको कर सकते हैं कि दिस इज CH3, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं और इसके साथ जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो दे आर 3 बॉन्ड अवे, तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज J3 और दिस इज योर विसिनल स्प्लिटिंग जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप इसका डिस्टेंस इस वक्त मेजर कर पाते, जो कि इस वक्त गिवन नहीं है, तो दैट कुड हैव बीन अराउंड 7 हर्ट्ज। तो जो विसिनल कपलिंग है वो 7 हर्ट्ज के अराउंड में आपको मिलती है। ओके, अल्केन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास 2 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी कि सैचुरेटेड कार्बन जो है दैट विल गिव sp3 टाइप हाइड्रोजन एंड देन वी विल हैव sp2 टाइप हाइड्रोजन। sp2 टाइप हाइड्रोजन जो है दैट विल हैव ए केमिकल शिफ्ट बिटवीन 4.5 एंड 6.5, और जो sp3 टाइप हैं दैट विल बी 1.6 एंड 2.6। तो ये 2 केमिकल शिफ्ट का आपने ख्याल रखना है कि किस रीजन में कौन सी केमिकल शिफ्ट है। जो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन हैं दे विल बी 4.5 to 6 और बाकी सारे 1.6 और 2.6 के दरमियान होंगे। इनके जो कपलिंग बिहेवियर हैं, हमारे पास 2 किस्म के कपलिंग कांस्टेंट आ सकते हैं, विसिनल भी हो सकती है। विसिनल में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस में अगर हाइड्रोजन है तो दीज आर 3 बॉन्ड अवे 1 2 3, तो ये सिस में भी हो सकते हैं और ट्रांस में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास विसिनल J3 जो है वो सिस, इसकी केमिकल शिफ्ट अलहदा होगी जो 6 से 15 के दरमियान है, और जो ट्रांस है वो 11 से 18 के दरमियान है। टिपिकली आप ये कह सकते हैं कि ट्रांस जो कपलिंग कांस्टेंट है दे आर ग्रेटर देन दी सिस कपलिंग। विसिनल कपलिंग भी जेमिनल कपलिंग इसके अंदर हो सकती है J2 अगर ये केमिकली डिफरेंट है, और ये 0 से 3 हर्ट्ज के दरमियान होती है। लॉन्ग रेंज इसके अंदर आ सकती है
जिसमें एक साइड पे डबल बॉन्ड जो है इसको आप कह सकते हैं कि इट इज ए अलीलिक कपलिंग। जो अलाइल पोजीशन है ना, ये दिस इज द नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड, इसको अलाइल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसको आप J4 या अलीलिक कपलिंग कह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं वो ये कि मॉलिक्यूलर वेट 84 है। हमारे पास जो पीक हैं, जो आपके पास पैटर्न नज़र आ रहे हैं, एक पीक ए है जो ट्रिपलेट की फॉर्म में है और इसमें 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप राइट अवे इसको कह सकते हैं कि दिस इज CH3। यहाँ हमारे पास जो पीक बी है, इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 इट इज़ ए सेक्सटेट। तो ये भी 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, तो दैट इज़ ए CH2। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 के करीब है, तो दैट इज़ आल्सो ए CH3। यहाँ CH2 हो सकता है बिकॉज द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको भी CH2 कह सकते हैं। ओके, चलें, आपको इतना क्लू आपको मैंने बता दिया है। अब इसकी जो नेबरहुड अगर आप देखें तो ये ट्रिपलेट है। वाई इट इज़ ट्रिपलेट, मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पेन कलर इसको ब्लू कर देते हैं। होगा ये तो इशू हो गया। ओके, so this is CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि मैंने CH2 CH3 किस बेस पे असाइन किए हैं? किसी को अगर पता ना चला हो, ओके, जस्ट बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेशन। ओके, अब इसको देखें, दिस इज ए ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब यह है कि इसके नेबरहुड में 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। दिस इज सेक्सटेट। तो सेक्सटेट का मतलब यह है कि इसके नेबरहुड में हमारे पास जो सेक्सटेट का मतलब 6 पीक, तो 6 पीक इज इक्वल टू n+1। तो नेबर कितने हैं? 6 - 1, या अगर आप 1 को इधर ले आए तो नेबर आर 5। तो नेबर का मतलब ये है कि अगर एक हम CH3 को नेबर बना दें यहाँ पे, तो दूसरा नेबर CH2 हो सकता है। तो ये दोनों मिलके जो है ना वो 5 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे जो इस CH2 के सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे CH3 ये दिस इज सिंगलेट, तो इसके नेबर में हमारे पास 9 हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि वी डिड नॉट सी एनी स्प्लिटिंग, तो देयर शुड नॉट बी एनी नेबर अराउंड दिस CH3। और यहाँ पे अगेन ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब है इसके नेबर में CH2 होना चाहिए, और ये भी डबलेट है, तो इसके नेबरहुड में हमारे पास CH होना चाहिए। एक होना चाहिए इसके नेबर में। ऑलराइट, चलें जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस फार्मूला जो 84 से हमने ड्राइव किया है, और इसकी अगर आप IHD फाइंड आउट करें तो दैट इज़ इक्वल टू 1। और अगर आप टोटल इंटीग्रेशन जो दी हुई है वो अगर आप इसको ऐड करें 3 + 2 + 3 + 2 + 2, तो ये करें तो दैट इज़ इक्वल टू 12 हाइड्रोजन्स। और आपके बेस फार्मूले में भी 12 हाइड्रोजन है, सो दैट मीन वी डोंट नीड टू मॉडिफाई दिस फार्मूला, क्योंकि आपको 12 हाइड्रोजन चाहिए। तो बेस फार्मूला इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद IHD इक्वल टू 1।
जो कि एक डबल बॉन्ड से हो सकता है, और हम ये जो पीक 4.5 से अबव है दैट इज इंडिकेटिंग के इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। ओके, सो इट इज़ अल्कीन। और यहाँ हम इसको इसकी पीक को अगर यहाँ पे लोकेट करें, जो HA है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट है 0.95 है, जो कि मैंने टेंटेटिवली इसके सेंटर से यहाँ नोट की है, तो 0.95, और इसकी इंटीग्रेशन 3 के बराबर है एंड इट अपीयर एज ए ट्रिपलेट। इसी तरीके से पीक B जो है, इसकी केमिकल शिफ्ट जो है 1.45 है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 जो नीचे दी हुई है, एंड दैट अपीयर एज ए 6 पीक। सो दिस इज सेक्सटेट। जो पीक C है दैट इज 1.79, इट इज अ 3 प्रोटॉन and it is appearing as a singlet. D is at chemical shift of 2. It has integration equal to 2 hydrogens and it appear triplet like. And then E is 4.7 and it has 2 integration and splitting is a doublet. ओके, चलें इसको हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, जिसको मैंने पहले भी बताया कि दिस इज CH3 because 3 hydrogens are attached and it is a triplet, it should be next to a CH2. और इसी तरीके से ये जो CH2 है that is next to CH3 and CH2. This CH3 should not be close to any hydrogen, so all carbon should be tertiary type. And then we will have CH2. अब इस फ्रैगमेंट को, जो फ्रैगमेंट B है, उसके अंदर हमारे पास CH2 है विच इज़ क्लोज टू ओनली CH2, जो इसके करीब है। इस साइड पे कोई इसको सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन इस साइड पे 2 हाइड्रोजन इसको स्प्लिट कर रहे हैं, दैट इज अपीयरिंग एज ट्रिपलेट। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक डबलेट नज़र आ रहा है, तो दैट इंडिकेट कि हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन है they are attached to this carbon and they are chemically non-equivalent and they should split each other. Based on this formula we come up with this structure. हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपने ड्राइव किया है इस स्ट्रक्चर से। उसके बाद आपने ये इस कार्बन पे आपने कोई हाइड्रोजन नहीं रखना, और हमारे पास सिर्फ दे हाइड्रोजन और दिस मेथल दे कोऑर्डिनेट वेरी वेल। और बाकी ये जो चेन है ये आपने बिल्ड की है, यहाँ से आपने स्टार्ट की, फिर इसको यहाँ तक लेके आए एंड दैट वाज कंफर्म्ड अप टू दिस स्टेज। तो आपने ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो पीस बाय पीस जब आपने ज्वाइन किया, तो दैट गिव अस टोटल एटम्स एंड total atom of carbon and hydrogen which are given in this formula, this molecule. Okay, question. Okay, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो we stop this lecture today. तो नेक्स्ट क्लास में हम मोर एग्जाम्पल करेंगे। असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे है, आप उसको आज से ट्राई करना शुरू कर दें और वीकेंड पे इसको टाइम दे के तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप इसको सॉल्व कर लें। तहरीम, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर असाइनमेंट सेक्शन में वो असाइनमेंट का पोर्टल बना, लेकिन उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है कि कोई असाइनमेंट का मैं पीडीएफ अभी नहीं है। अपलोड कर, हाँ वो मैं भूल गया था, वो मैं आज अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें, ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी आर डन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।